दूसरी पुतली लीलावती ने राजा भोज को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया। लीलावती ने कहा, हे राजा भोज, उस सिंहासन पर बैठने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनकी भरमार थी राजा विक्रमादित्य में। एक दिन राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ था कि दो व्यक्तियों ने दरबार में आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा के पूछने पर आए हुए उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, राजन, हम दोनों यूं तो अभिन्न मित्र हैं, परंतु हमारे बीच एक लंबे अरसे से वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस कारण हम अनेक पंडितों, ज्ञानियों एवं विद्वानों के पास भी गए और हमने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारे इस झगड़े का निवारण अपने विवेक से करें। राजा ने पूछा, तुम्हारे बीच जो द्वंद्व है उसका क्या कारण है? हमें स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम दोनों के मध्य संधि करा सकें। राजन, महल, नगर और नगर के बाहर के राजाओं और विद्वानों ने भी यही बताया कि आप ही वह महान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमारे बीच जो द्वंद्व है समाप्त हो जाएगा। राजन, मैं और मेरे मित्र के बीच जो झगड़ा है वह विचारों का झगड़ा है। मेरा विचार है कि भाग्य बड़ा होता है तथा मेरे मित्र का मत है कि भाग्य बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म महान होता है। अब आप ही हमें तर्क पूर्वक बताएं कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है और कौन नहीं। राजा विक्रम उन व्यक्तियों की बात सुनकर कुछ देर खामोशी से यह विचार करने लगा कि इन्हें क्या जवाब दिया जाए जिससे ये संतुष्ट हो जाएं और बात भी सत्य तथा तर्क पर आधारित हो। कुछ क्षण विक्रम ने विचार करने के बाद कहा, आप दोनों हमारे पास 6 माह पश्चात आएं, तब हम तर्क के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। राजा से यह बात सुनकर दोनों व्यक्तियों ने राजा को प्रणाम किया तथा वापस चले गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम को यह चिंता सताने लगी कि किस प्रकार पता चलाया जाए कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इसी चिंता से ग्रस्त होकर एक दिन राजा विक्रम ने अपना महल छोड़ जंगल में जाकर तप करने का मन बनाया। जंगल में तप करते एवं विचरते हुए एक दिन जब वह जंगल से बाहर निकला तो यह देखकर उसकी बुद्धि हतप्रभ रह गई कि वह एक ऐसे राज्य में पहुंच गया था जो कि अत्यंत सुंदर था और वहां की जनता बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राज्य धन व अन्न से परिपूर्ण था। चलते चलते राजा को एक आदमी मिला। उसने पूछा, तुम इस नगर में अजनबी मालूम होते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। मेरा नाम विक्रम है और मैं धारा नगरी से आया हूं। यह नगर मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैं यहां रुक गया। मैं राजा से मिलकर कोई काम ढूंढने की चेष्टा रहा था, परंतु मेरी राजा से मुलाकात न हो सकी। तुम राजा के पास काम करके कितना धन कमाना चाहोगे? मैं राजा से अपने काम के बदले 1000 रुपए रोजाना कमाना चाहूंगा। क्या तुम में कोई विशेष बात है जो इतना वेतन पाने की इच्छा रखते हो? अगर कोई विशेषता है तो बताओ। मैं किसी भी मुसीबत के समय काम आ सकता हूं, ये मेरी विशेषता है तथा कठिन से कठिन परिश्रम से भी मैं नहीं घबराता। इस कारण मैं राजा से इतना वेतन चाहता हूं। उस व्यक्ति से विक्रम ने अपनी योग्यता प्रकट करते हुए कहा, अगर तुम किसी कठिन वक्त में काम आ सकते हो तो मैं तुम्हें 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दूंगा। तुम मेरे यहां कार्य करो। उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की पेशकश के सामने विक्रम को इनकार की गुंजाइश दिखाई नहीं दी, अतः वह उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका काम करने लगा। प्रथम दिन का वेतन जब उसके हाथ में आया तो विक्रम ने उसमें से आधा तो ब्राह्मणों को दान कर दिया। बचे हुए रुपयों में से सन्यासियों को भर पेट भोजन कराया और केवल अपने लायक खाना खरीदकर बाकी बचे हुए पैसे भी भिक्षुओं को दान कर दिए। अब उसके पास केवल एक समय का खाना बचा था जिसे वह खाने के लिए बैठा ही था कि एक योगी ने आकर उससे खाना मांगा। विक्रम ने अपने आगे रखा हुआ सारा खाना उस योगी को दे दिया और पानी पीकर लेट गया। लेटते ही उसके मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि मैंने तो अपना कर्म किया और उसका फल मुझे मिला भी, और इसके बावजूद मुझे खाना होते हुए खाना नहीं मिला क्योंकि मेरे भाग्य में खाना था ही नहीं। अतः कर्म से बड़ा भाग्य होता है। परंतु विक्रम यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि अगर भाग्य में न होने के कारण खाना नहीं मिला तो क्या हुआ। कर्म के करने से धर्म तो मिला, कुछ पुण्य हुआ जिससे मन प्रसन्न हुआ। एक दिन वह सेठ जिसके यहां विक्रम नौकरी करता था
कहाँ विदेश जाने की तैयारी कर रहा था कि उसने विक्रम से पूछा, नौकरी करनी है या कुछ दिन के लिए विदेश जाना है? तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ। विक्रम बोला, सेठ जी, मैं आपका कर्मचारी और आप मेरे बालिक नौकर होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि आप जहां भी जाएं मैं आपके साथ रहूं। अतः मेरी इच्छा है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं विदेश में भी आपका कार्य कर सकूं। सेठ विक्रम की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ ले गया। सेठ और विक्रम दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों एक समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे। उस जहाज में व्यापार संबंधी भी बहुत सारा सामान लदा हुआ था। अचानक ही रास्ते में एक भीषण तूफान में जहाज फंस गया। जहाज में सवार लोग घबराकर समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने का रास्ता तलाश करने लगे। अब जहाज में केवल सेठ और विक्रम ही बचे थे। जहाज तूफान में इस प्रकार फंसा हुआ था कि एक ही जगह चक्कर लगा रहा था, न आगे की ओर सरक रहा था और न पीछे की ओर हो रहा था। तब सेठ ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुमने बताया था कि तुम कठिन समय में काम आ सकते हो, तो देखो इस समय से कठिन और क्या होगा जब मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब तुम कुछ करो जिससे इस कठिन घड़ी से निकला जाए। सेठ की कठिनाई को समझते हुए विक्रम तुरंत ही रस्सा पकड़कर समुद्र में उतर गया। उसने देखा कि तूफान के कारण जहाज का लंगर गिर गया है, जिसकी वजह से जहाज आगे पीछे नहीं हो रहा है। विक्रम ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग कर लंगर को उठाना चाहा, परंतु यह इतना आसान कार्य नहीं था, अतः लंगर अपनी जगह से नहीं हिला। सेठ विक्रम को लंगर उठाते हुए देख रहा था। जब विक्रम असफल हो गया तो सेठ ने जहाज से लंगर बिल्कुल अलग कर दिया। लंगर के अलग होते ही जहाज तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा। विक्रम जहाज के पीछे तैर रहा था, परंतु जहाज की तीव्रता विक्रम से कहीं अधिक थी। अचानक जहाज किसी अनदेखी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और उसमें बैठा सेठ भी जहाज के साथ ही समाप्त हो गया। विक्रम ने सोचा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, इसलिए वह बच गया, परंतु अगले ही क्षण उसके मन में यह विचार आया, अगर वह अपने कर्म के लिए जहाज से नीचे नहीं उतरता तो वह भी जहाज और सेठ के साथ समाप्त हो जाता। ये सोचते हुए वह समुद्र में हाथ पैर मार रहा था कि अचानक उसके हाथ में जहाज का एक टूटा हुआ हिस्सा आ गया और वह उसके सहारे तैरता रहा। जब उस तख्ते के सहारे तैरता हुआ समुद्र के किनारे लगा तो उसने पाया कि वह एक बहुत ही सुंदर नगर का समुद्री किनारा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर के राजा के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अति वैभवशाली महल के द्वार पर एक शिलालेख लगा है, जिस पर लिखा है, सिंहल देश की राजकुमारी सिंहावती को अपने पति के रूप में विक्रमादित्य की प्रतीक्षा है। शिलालेख पर लिखे इस वाक्य को पेरच कर विक्रम का मस्तिष्क कौतूहल से भर गया। उसने सोचा, यह सब क्या है और किसने लिखा है? फिर उसके मन में विचार आया कि हो सकता है किन्हीं ज्योतियों ने यह भविष्यवाणी कर रखी हो। जो भी हो, जब वह कर्म एवं भाग्य के वशीभूत होकर यहां तक आ ही गया है तो आगे जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर विक्रम ने महल के अंदर प्रवेश किया। विक्रम स्वयं एक राजा था। उसे वैभव और सुंदरता की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह उस महल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। चारों ओर कीमती रत्न जड़े हुए थे। वह चलता चलता राजकुमारी के शयन कक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री, जो वास्तव में राजकुमारी सिंहावती ही थी, गहरी निद्रा में शैया पर स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। शयन कक्ष में विक्रम के पांव रखते ही राजकुमारी उठकर बैठ गई। उसके उठते ही चारों ओर सुरीली घंटियां बजने लगीं। विक्रम ने आगे बढ़कर राजकुमारी को अपना परिचय दिया और बताया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। किसी प्रश्न के उत्तर को तलाश करता हुआ यहां तक आ गया है। विक्रम का परिचय सुन राजकुमारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारे राजमहल में विक्रम के आने की सूचना फैल गई। महल में जश्न मनाया जाने लगा। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आज राजकुमारी की प्रतीक्षा का अंत हो गया था। विक्रम राजकुमारी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और शिलालेख पर लिखे वाक्य को ध्यान कर उसने सोचा, हो न हो मेरे भाग्य में यह राजकुमारी पत्नी बनकर आई है। विक्रम और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ।
राजकुमारी सिंहावती को पत्नी के रूप में पाकर अपना उद्देश्य और अपना राज्य सब कुछ भूल चुका था विक्रम। अब उसे सिंहावती के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। सिंहावती और विक्रम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। एक दिन राजकुमारी की एक दासी ने विक्रम की एकांत में पाकर बताया कि वह राजकुमारी को दासी अवश्य है, परंतु राजकुमारी सिंहावती से अधिक प्रेम करती है विक्रम को। विक्रम उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दासी उसे मन ही मन प्रेम करती है। राजकुमारी सिंहावती जब एक शाम अपनी सखियों के साथ घूमने गई तो विक्रम उस दासी के पास पहुंचा। दासी उसे देखकर प्रसन्न हो उठी। दासी ने ही उसे बताया कि वह इस वक्त परीलोक में है और यहां से केवल यही उसे निकाल सकती है। दासी ने बताया, है विक्रमादित्य, आप यहां कहां फंस गए हैं? अपने राज्य में वापस जाओ। आपके जैसे न्यायप्रिय एवं दानी राजा के अभाव में वहां की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। इस परिलोक में केवल जादू हो जादू है और कुछ नहीं। अगर आप यहां से जाना चाहें तो अस्तबल में एक विशेष घोड़ी है जो आपको यहां से निकाल सकती है। आप किसी भी युक्ति से वहां से उस घोड़ी को निकालकर उसके द्वारा यहां से निकल जाओ। विक्रम ने दासी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और दासी को संबोधित किया। तुम यह सब जो बता रही हो मुझे सत्य प्रतीत होता है, परंतु तुम यह सब मेरे भले की बात मुझे क्यों बता रही हो? दासी ने बताया, विक्रम, जब से मैंने आपको देखा है मैं मन ही मन चाहने लगी हूं, परंतु मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वह स्वार्थमय प्रेम नहीं है। अर्थात मैं अपने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारा अहित होते नहीं देख सकती। विक्रम दासी की बात से प्रभावित हुआ और दासी को धन्यवाद देता हुआ वहां से महल की ओर चला। महल में जाकर उसने दासी की कही हुई बातों पर विचार करना आरंभ किया। विक्रम सोचने लगा, अगर मैं राजकुमारी से सीधे स्वभाव से जाने के बारे में कहूं तो शायद राजकुमारी इस पर राजी न हो। अतः कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे यहां से छुटकारा मिल जाए। अगले दिन विक्रम ने राजकुमारी से शिकार खेलने की इच्छा प्रकट को। विक्रम की इच्छा के अनुसार राजकुमारी सिंहावती ने सेवकों को आदेश देकर एक अच्छी जाति का घोड़ा विक्रम के लिए मंगवाया। विक्रम घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर शिकार के लिए चला गया। अब विक्रम के लिए यह नित्य का कार्य बन चुका था। वह रोजाना अस्तबल से एक घोड़ा निकलवाता और जंगल में शिकार के लिए निकल जाता, परंतु उस विशेष घोड़ी को वह पाने में अब तक असमर्थ था। एक दिन विक्रम की इच्छा की पूर्ति हो ही गई और उसे वह वांछित घोड़ी मिल गई। विक्रम जैसे ही घोड़ी पर सवार हुआ, घोड़ी हवा से बातें करने लगी। घोड़ी ने कुछ ही समय पश्चात विक्रम को उस जादुई नगर से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने घोड़ी से नीचे उतरकर घोड़ी को वापस चले जाने को कहा। घोड़ी विक्रम का आदेश पाकर वापस जहां से आई थी उधर ही दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षण पश्चात घोड़ी आंखों से ओझल हो गई। घोड़ी के चले जाने के पश्चात विक्रम धीरे धीरे चलता हुआ एक वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक योगी अपनी आंखें बंद किए उपासना में लीन है। विक्रम उसके निकट जाकर बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और यहां तक कैसे आए हो? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, योगी महाराज, मेरा नाम विक्रम है और मैं धारानगर का रहने वाला हूं और अभी एक मुसीबत से छूट कर आ रहा हूं। विक्रम ने अपना सारा वृत्तांत योगी को सुनाया। योगी विक्रम की बात सुनकर एवं उसका परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और विक्रम को एक माला और छड़ी देते हुए कहा, विक्रम, ये माला और छड़ी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये अनोखी वस्तुएं हैं। इस छड़ी की विशेषता यह है कि तुम्हारा कोई भी शत्रु यदि तुम्हारे निकट आता है तो यह अद्भुत छड़ी स्वयं ही उसकी पिटाई करने लगेगी। और यह माला जो मैंने तुम्हें दी है, इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे, अर्थात तुम तो हर किसी को देख सकोगे परंतु तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। योगी से छड़ी और माला लेकर विक्रम ने योगी को प्रणाम किया। योगी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया। योगी का आशीर्वाद पाकर विक्रम वहां से रवाना हो गया। चलते चलते विक्रम ने सोचा कि मैंने कर्म किया और घोड़ी के द्वारा उस जादू नगर से निकलने में सफल हो सका। इस कारण कर्म बड़ा हुआ, परंतु योगी के द्वारा यह अद्भुत भेंट के रूप में जो माला और छड़ी प्राप्त हुई है, यह भाग्य की बात है।
इन्हीं सब बातों को सोचकर विक्रम छड़ी और माला साथ लिए अपने राज्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसके रास्ते में जो भी कठिनाई आती, विक्रम उसे अपनी वीरता से दूर कर देता था। अभी वह अपने राज्य में कदम रखना ही चाहता था कि दो व्यक्ति, जिनमें एक ब्राह्मण था और दूसरा जाट, उसके सामने आए और राजा को पहचान प्रणाम कर बोले, हम बहुत दूर से आए हैं राजन। काफी समय से आपके राज्य में रह रहे थे, लेकिन आपसे मुलाकात न हो सकी और हम अपने कष्ट दूर न कर सके। इस कारण किसी और राज्य में जाना चाहते थे कि आपसे भेंट हो गई। विक्रम ने दोनों की बात सुनकर सोचा, जब ये दोनों दूसरे राज्य के हैं और अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला है, तो इन्हें कुछ देना चाहिए, वरना मेरे दानवीर होने का क्या अर्थ रह जाएगा। इन सब बातों का विचार करते हुए विक्रम ने योगी से प्राप्त हुई छड़ी और माला ब्राह्मण और जाट को दान में दे दी और उनकी विशेषता के बारे में भी उन्हें बता दिया और कहा, इस समय शरीर पर पहने कपड़े और इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हम तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गए थे महाराज। अन्य जो चीजें आपने हमें दी हैं वह भी कम नहीं है। आप दानवीरता में सबसे महान हैं। यह कहते हुए वे दोनों चले गए। उनके जाने के पश्चात विक्रम ने सोचा, मैंने तो छड़ी और माला अपने भाग्य से पाई थी, परंतु वे दोनों व्यक्ति अपने कर्मानुसार, जो उन्होंने यहां आकर मेरे ऊपर विश्वास करके किया था, मुझसे छड़ी और माला ले गए। अतः कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, यह निर्णय करना कठिन है। अपितु यह कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और सदा साथ साथ चलते हैं। अगर भाग्य साथ दे और मनुष्य कर्म न करे तो फल नहीं मिलता। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक अपना कर्म करे परंतु भाग्य साथ न दे तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कर्म के बिना भाग्य और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। अपने राज्य में पहुंचकर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया और कहा, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो मनुष्य सफल होता है। ये कहकर पुतली शांत हो गई। इस प्रकार आज का शुभ मुहूर्त भी पुतली की कहानी सुनते हुए ही बीत गया और राजा भोज की सिंहासन पर बैठने की इच्छा पूरी न हो सकी। राजा भोज ने अगले दिन का शुभ मुहूर्त निकालने का आदेश देकर सभा को समाप्त किया।